आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। 90 के दशक के अंत से लेकर 2000 के दशक के अंत तक यूनाइटेड किंगडम में एक घटना घटी जिसने न केवल यूके को बल्कि भारत के एक बड़े राज्य पंजाब को भी हिला दिया। इस दशक में एक हत्या की साजिश ऐसी रची गई थी कि हथियारों की मानसिकता के बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठे। सुरजीत कौर 1987 में मात्र 16 वर्ष की थी। यह वही वर्ष था जब उसके पिता मोहिंदर पाल सिंह दयालन और मां सुरिंदर कौर ने सुरजीत के लिए लड़के की तलाश शुरू की। थोड़े ही समय में उन्होंने सुरजीत के लिए 26 वर्षीय सुखदेव सिंह अटवाल को चुना। भले ही सुरजीत शादी नहीं करना चाहती थी, उसे सुखदेव सिंह से शादी करनी पड़ी जो उससे 10 वर्ष बड़े थे। सुरजीत हमेशा एक मजाकिया, बहादुर और खुशमिजाज लड़की रही है और उसका परिवार मानता था कि वह शादी के बाद भी अपनी जिंदगी में वही खुशियां बरकरार रखेगी। वास्तव में उस समय भारत के कई गांवों में ज्यादातर परिवार रूढ़िवादी थे और वे छोटी उम्र से ही लड़कियों पर सख्त निगरानी रखते थे। अक्सर उन्हें घर से बाहर जाने नहीं देते थे। इसके अतिरिक्त लड़कियों की शादी अक्सर उनके किशोर वर्षों या 20 के शुरुआती सालों में हो जाती थी। अब हालांकि सुरजीत के माता पिता यूके में रहते थे, वे पंजाब के एक छोटे गांव से संबंधित थे, इसलिए उन्होंने भी सुरजीत की शादी जल्दी तय कर दी। शादी से पहले सुरजीत कौर ने सिर्फ एक बार सुखदेव सिंह और उनके परिवार से मुलाकात की। शादी के बाद सुरजीत को पता चला कि उसके ससुराल में कोई भी निर्णय उसकी विधवा सास बच्चन कौर अटवाल से परामर्श के बिना नहीं होता था। बच्चन कौर का शब्द अंतिम था और वह अपने बच्चों के अलावा सभी को अपने कंट्रोल में रखती थी। 1988 तक अटवाल परिवार में केवल 5 सदस्य थे। परिवार के मुखिया बात चंचौर अटवाल, उनके बड़े बेटे सुखदेव सिंह अटवाल, छोटे बेटे हरदेव सिंह अटवाल और उनकी बेटी बाजन कौर। वैसे सुरजीत जैसे ही अटवाल परिवार में शादी करके आई, वह सुरजीत कौर अटवाल बन गई। अटवाल परिवार पश्चिमी लंदन के हेस शहर में रहता था, लेकिन शादी के बाद सुरजीत की जिंदगी नरक में बदल गई, क्योंकि जिस उम्र में उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, उसे अपने ससुराल वालों के कपड़े धोना, उनके गंदे बर्तन साफ करना और घर की सफाई करनी पड़ती थी। इन सभी के बावजूद अगर सुरजीत घर के काम करते समय कभी गलती कर देती तो उसकी सास उससे बहुत नाराज हो जाती थी। इसके अलावा जब भी सुरजीत अपने ससुराल वालों के सामने थोड़ा भी बोलती, उसका पति सुखदेव उसे इतना बुरी तरह पीटता कि बेचारी सुरजीत अकेली अपने कमरे में बैठकर रोती। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना दुर्व्यवहार सहने के बावजूद सुरजीत ने कभी अपने माता पिता या भाइयों को क्यों नहीं बताया। लेकिन आपको बता दूं कि सुरजीत ने कई बार अपने परिवार को अपने जख्म दिखाए थे। हालांकि उन्होंने उसे चुप करा दिया, कहते हुए कि यह सिर्फ चंद दिनों की बात है। अगर तुम धैर्य से सहन करो तो एक दिन तुम अपने ससुराल वालों का दिल जीत लोगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सुरजीत, जो हमेशा खुश रहती थी, उसने अपनी जिंदगी में इतना दुख कभी नहीं देखा था जितना उसने पिछले कुछ महीनों में देखा था एटवाल परिवार के घर आने के बाद से। दरअसल सुरजीत कौर का जन्म 17 जुलाई 1971 को इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में हुआ था और सुरजीत ने अपनी परवरिश एक उपनगरीय इलाके फॉल्स हिल में की। सुरजीत की 3 बहनें और 2 भाई थे और सभी उनके साथ शुरू से ही इंग्लैंड में रह रहे थे। चूंकि सुरजीत एक सिख परिवार से संबंधित थी, उसके और उसके अन्य भाई बहनों की परवरिश की गई थी एकदम परंपरागत तरीके से। वैसे भी वर्ष 1979 में सुरजीत के जीजा हरदेव की भी सरजी नाम की लड़की के साथ व्यवस्थित शादी हुई थी। सरबजीत भी छोटी, आज्ञाकारी और बहुत भोली थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने भी अटवाल परिवार के बारे में सच्चाई जान ली। दरअसल घर में बच्चन कौर ने दोनों बहुओं के साथ समान व्यवहार शुरू कर दिया था। पूरे दिन उन्हें खाना पकाना, साफ सफाई करना और अटवाले परिवार की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। मूल रूप से उन्हें अटवल परिवार की बहुओं की तरह नहीं बल्कि दासियों की तरह व्यवहार किया जा रहा था। एक साक्षात्कार में सरबजीत ने उल्लेख किया है कि 1991 में जब सुरजीत और सरबजीत दोनों एक दूसरे के कुछ महीनों में गर्भवती हुई थीं, उन्हें अभी भी गुलामों की तरह उपचारित किया जा रहा था।
वैसे भी सुरजीत और सरबजीत दोनों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन यहां तक कि उसके बाद भी बच्चन कंवार का व्यवहार अपनी बहुओं के प्रति नहीं बदला। वह यहां तक कि अपने पोते पोतियों के जरा सा रोने पर भी उन्हें डांटने लगती थी। यहां तक कि जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, बछाऊ ने उन्हें बोला कि वे उसे दादी नहीं बल्कि मां कहकर बुलाएं। बाहर से अठवल परिवार बहुत धार्मिक और सभी के प्रति बहुत खुशमिजाज लगता था। पूरा परिवार नजदीकी गुरुद्वारा जाता था और जब भी वे किसी से मिलते, वे कभी नहीं दिखाते थे कि उनके घर के अंदर क्या हो रहा था। हालांकि घर की चार दीवारों के भीतर निर्दोष सरजित को अपने पति और सास से डांट सहनी पड़ती थी, लेकिन कई बार पीटने के बाद भी सुरजीत कौर अपने पति और सास का सामना करती थी। इसीलिए सुरजीत को सबसे ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ता था और इसलिए उसे इस सेवा के जीवन से बहुत असंतोष हो गया था। एक दिन सुरजीत ने तय किया कि वह घर छोड़ देगी और काम की तलाश करेगी, ताकि वह कम से कम कुछ समय के लिए स्वतंत्र महसूस कर सके। कई जगह नौकरी की तलाश के बाद सुरजीत को लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक सीमा शुल्क एजेंट के रूप में नौकरी मिल गई। यहां सुरजीत कौर की सुंदर और मित्रतापूर्ण व्यक्तित्व के कारण उन्होंने कई नए दोस्त बनाए और उनके साथ अपने जीवन का खूबसूरती से आनंद ले रहे थे। उनके नए दोस्तों के प्रभाव से उन्होंने कुछ पश्चिमी कपड़े और मेकअप सामान भी खरीदे। हालांकि सुरजीत की बदलाव से उसके पति सुखदेव को परेशानी हुई और उसकी सास बरत जॉन कौर को भी। सुखदेव को लगा कि शायद अब उसकी पत्नी सुरजीत उसकी बात नहीं सुन रही है और उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। लेकिन चीजें और भी बुरी हो गईं जब जनवरी 1984 में लगातार बहस से तंग आकर 23 वर्षीय सुरजीत अपनी 3 साल की बेटी पवन के साथ घर छोड़कर चली गई। हालांकि कुछ ही दिनों बाद सुखदेव सिंह ने सुरजीत को ढूंढ निकाला और एक बार फिर उसे पीटा। वह धमकाता है कि अगर वह घर नहीं आती तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर भी सुरजीत सुखदेव के साथ लौटने को तैयार हो जाती है, पर शर्त रखती है कि वह उसी घर में नहीं रहेगी। चौंकाने वाला है कि सुखदेव सरजेय की बात मान लेता है और कहता है कि वे जल्द ही नए घर में चले जाएंगे। सुखदेव फिर अपनी मां बोच्ड जॉन कौर से मिलकर पास में ही एक घर खरीद लेता है। इसके बाद यह परिवार अपनी बेटी के साथ नए घर में वास शुरू कर देते हैं, उनके मुख्य घर के बिल्कुल बगल में। हालांकि जब से सुरजीत नौकरी के लिए बाहर जाने लगी, सुखदेव को शक था कि वह किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध में है। नतीजतन 1997 में जब सरजियो फिर से गर्भवती होती है और एक बेटे को जन्म देती है, सुखदेव बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। सवाल करता है कि असली पिता कौन हो सकता है। सुखदेव के शब्दों ने सुरजीत को गहरा नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब यह सिर्फ सुखदेव नहीं था, पूरा परिवार शक के साथ सुरजीत को देख रहा था। सुरजीत ने अपने पति सुखदेव को गलत साबित करने के कई प्रयासों के बावजूद कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लंबे समय तक अपने ससुरालों की कठोरता और हिंसा को सहने के बाद इस घर में जीवन का दम घुटने लगा। सुरजीत को अब ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसे प्यार करते थे। इसी वजह से वह अपने सहकर्मियों के साथ अधिक समय बिताना चाहती थी। हवाई अड्डे पर काम करते समय सर्ज एक ऐसे आदमी से दोस्त होता है जो उसे महत्व देता है। वह उससे बहुत प्यार के साथ बात करता है और जल्द ही सुरजीत उससे प्यार कर जाता है। सुखदेव को काम शुरू होने के बाद से ही सुरजीत पर संदेह था, लेकिन अब जब भी सुरजीत सुबह काम के लिए घर से बाहर निकलता था तो सुखदेव हर दिन उसका पीछा करता था। अगर सुरजीत अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता था, सुखदेव ने उसे खोज लिया। कुछ समय में सुखदेव को सुरजीत के अफेयर की जानकारी हो गई और उसने इसे अपने परिवार से शेयर किया। यह जानकारी मिलने पर ओठवाल परिवार को लगा कि सुरजीत उनकी इज्जत को बट्टा लगा रही है, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसे सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन सुखदेव ने जब अपनी पत्नी सार्जेंट से सलाह की तो सुरजीत को समझ आया कि उसके अफेयर के बारे में सभी जान गए हैं और इसीलिए उसने आगे की रणनीति सोचनी शुरू की। उनके जीवन का सबसे बड़ा फैसला है। नवंबर 1988 में एक दिन सुरजीत ने सुखदेव से तलाक मांगा, लेकिन सुखदेव सिंह और भटजन कौर ने सुरजीत के फैसले को स्वीकार नहीं किया। सार्जेंट पहले से ही जानता था कि उसका पति अपनी मां से प्रभावित तलाक के लिए सहमत नहीं होगा।
दिन इस तरह बीतते थे और फिर दिसंबर 1978 में एक दिन उनके मुख्य घर के लाउंज में एक बैठक हुई, जबकि सुरजीत घर पर नहीं थे। इस बैठक में बच्चन कौर, सुखदेव सिंह, हरदेव सिंह, भजन कौर और सुरजीत की बहन सरजीत भी शामिल हुए। बच्चन कौर ने सभी से कहा, सुरजीत नियंत्रण से बाहर हो रहा है और हमारे परिवार का नाम खराब कर रहा है, इसीलिए हमें उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। मैंने भारत में किसी से बात की है जो सोजित को मार डालेगा और उसके अस्तित्व के सभी निशान मिटाएगा। बच्चन कौर की योजना सभी को बहुत भाई। सुरजीत के पति सुखदेव सिंह भी शामिल हैं, जो अपनी पत्नी को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन यह सब सुनकर सारबजीत बहुत डर गई। हालांकि वह सुरजीत को इसके बारे में सूचित करना चाहती थी, लेकिन वह अपने पति हार्दीफ और सास बख्शन कौर के डर के कारण ऐसा करने का साहस नहीं बना सकी। लेकिन अगले दिन सारबजीत कौर हैरान हो जाती है जब उसकी सास बच्चन कौर उसे फोन करती है और सुरजीत करती है और कहती है कि वहां है, भारत में हमारे रिश्तेदारों की जगह पर 2 शादी और मैं दोनों में शामिल होना चाहता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ आएं, क्योंकि जब से आप इस घर में आए हम एक सास और बहू के रूप में अपने शहर के बाहर कहीं भी साथ नहीं गए हैं। इसके अलावा बच्चन कौर ने सुरजीत को यह भी बताया कि जब हम लंदन लौटते हैं तो आप सुखदेव से तलाक ले सकते हैं। सुरजीत को यह बहुत साधारण लगता है और वह संतुष्ट है, क्योंकि वह अब तलाक लेने वाली है और स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम हो। लेकिन सुरजीत को बहुत कम पता था कि लंदन से भारत की यह यात्रा उनके कुछ अंतिम दिन साबित होगी। अब भारत यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और विमान टिकट खरीदे जा रहे हैं। लंदन से प्रस्थान का टिकट 3 दिसंबर 1978 का था और उन्हें कुछ दिनों के लिए भारत में रहना था। उन्हें 2 शादी में शामिल होने थे, भारत के पंजाब राज्य में, और उनकी वापसी की टिकट 18 दिसंबर के लिए थी। हालांकि 3 दिसंबर की तारीख नजदीक आते ही सरबजीत की चिंताएं बढ़ने लगीं। भले ही उसने इसके बारे में सुरजीत कौर से चर्चा नहीं की, पर उसने अपने पति हरदेव से कहा कि उन्हें अपनी मां बख्शन कौर को इस कदम से रोकना चाहिए। लेकिन हरदेव, जो अपनी मां से डरते थे, ने सरबजीत से कहा कि वह चुप रहे। सरबजीत सरजीत को बख्शन कौर की योजना सीधे नहीं बता पाई, क्योंकि उसे आशंका थी कि यदि वह इसका पर्दाफाश करती है, दुर्जीत और बख्शन कौर और उनके बेटों को पता चलेगा कि कोई कह नहीं सकता कि वे सरबजीत के साथ भी क्या कर सकते हैं। लेकिन यहां सरबजीत सुरजीत की जिंदगी की भी चिंता कर रही थी। इसीलिए सुरजीत को बचाने के लिए वह बखान कौर और सुरजीत की उड़ान से कुछ घंटों पहले अपने घर से दूर गई और एक फोन बूथ से क्राइम स्टॉपर्स को फोन किया। इस कॉल में सरबजीत ने क्राइम स्टॉपर्स ऑपरेटर को उस मीटिंग के बारे में बताया जहां पहली बार बख्शन कौर ने जॉर्ज को मारने की बात की थी। इसके साथ ही सरबजीत ने क्राइम स्टॉपर्स को सुरजीत की फ्लाइट नंबर भी प्रदान की। इसी दिन सरबजीत ने अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखा जिसमें उसने घर पर हुई मीटिंग का विस्तृत वर्णन किया और उपस्थित सभी परिवार के सदस्यों की सूची दी। उसने भारत में वह स्थान भी बताया जहां सुरजीत और बख्शन काओ ठहरने की योजना बना रहे थे और तत्काल कार्रवाई की अनुरोध किया। हालांकि सरबजीत ने पत्र में अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि वह अपने ससुराल वालों के सामने खुद को उजागर करने का खतरा नहीं उठा सकती थी। 3 दिसंबर को सुजीत ने अपनी 7 साल की बेटी और 9 महीने के बेटे को अलविदा कहा और अपनी सास के साथ हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। बख्शन काल। यह देखकर सरबजीत घर के अंदर गई और अपने कमरे में रोने लगी, क्योंकि उसे डर था कि अब सेर्जियोट कभी इंग्लैंड वापस नहीं आएगी। हालांकि उस शख्स ने सर्जेंट की जान बचाने का भरसक प्रयास किया था। उसे न तो क्राइम स्टॉपर्स से कोई उत्तर मिला, न ही पुलिस ने उसके पत्र का जवाब दिया। शायद पुलिस ने जांच नहीं की हो, क्योंकि हो सकता है वे लिखित संदेश को प्राप्त ही न किए हों, या उन्होंने इसे मजाक या फरेब समझा हो। अब तारीख 18 दिसंबर 1998 होती है। बख्शन काओ भारत से अकेले बिना सुजीत के लौटते हैं। यह देखकर सरबजीत को संदेह होने लगता है और जब उसने अपनी सास बख्शन कौर से सुरजीत के बारे में पूछा तो बख्शन कौर ने जवाब दिया कि सुरजीत को पंजाब में उसका समय बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने वहां कुछ और दिन रुकने का फैसला किया।
यह सुनकर सर्बिया के मन में अजीब ख्याल आने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन जब सोजित के पिता को पता चला कि उनकी बेटी सोरजीत 3 दिसंबर को अपनी सास बख्शन कवार के साथ भारत गई थी, लेकिन बख्शन कवार 18 दिसंबर को अकेले लौटी, तो उन्होंने बख्शन कौर से अपनी बेटी के गायब होने के बारे में सवाल किया। हालांकि बख्शन कौर ने सरगिट के पिता को एक निर्मित कहानी बताई। अफवाह फैली है कि सेर्जियो ने भारत में एक नए साथी को ढूंढ लिया और उसके साथ चली गई। इस समय अज्ञात जगह सुखदेव सिंह यह भी कहते हैं, बहुत पहले नहीं, मैंने सुरजीत से फोन पर बात की थी, लेकिन अब वह सिर्फ अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है और अब अपने बच्चों की परवाह नहीं करती है। लेकिन सुरजीत के माता पिता और उसके अन्य भाई बहनों को यह वृद्ध पता थी, ऐसा कभी नहीं कर सकता। इस वजह से 21 दिसंबर 1918 को सार्जेंट के भाई जगदीश सिंह मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास जाते हैं और सार्जेंट के लिए लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दाखिल कराएं। इसके बाद पुलिस आधिकारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। उस समय पुलिस ने उस तरह से जांच नहीं की जिससे उन्हें होना चाहिए, जिसके कारण एथवॉल परिवार अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहे। इस बीच सोरगित के भाई जगदीश सिंह और उनके पिता लगातार पुलिस के साथ पीछे चले गए, कई बार ब्रिटिश विदेश कार्यालय का दौरा करते हुए जोर देते हुए कि उन्हें भारत में भी जांच करनी चाहिए, इसे खोजने के लिए। दूसरी ओर अटवाल परिवार के लिए हर दिन इस डर में बिताया जाता था कि कुछ भयानक हो सकता है कि उसे और उसके बच्चों को बढ़ा सके। हालांकि फरवरी 1999 में सुरजीत के पति सुखदेव ने सूरजीत के 100,000 पाउंड जीवन बीमा सूप की मृत्यु का दावा करने का प्रयास किया और अंततः पुलिस की जांच से बचने के लिए सुरजीत के खिलाफ अदालत में तलाक के लिए दायर किया। तलाक दायर करने में सुखदेव ने दावा किया कि उनकी पत्नी भारत गई थी और दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई थी। फिर भी मई 2000 में महानगरीय पुलिस ने भारत में सुरजीत की हत्या की साजिश रचने के आरोप में ओतवाल परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें परिवार के प्रमुख बच्चन कौर, उनके 2 बेटे सुखदेव सिंह और हरदेव सिंह और सारबजीत कौर शामिल थे। हालांकि उन्हें सिर्फ थाने में ही रखा गया। एक दिन कुछ पूछताछ के बाद पुलिस ने बिना किसी आरोप के सभी को रिहा कर दिया। पुलिस को संदेह था कि सरबजीत भी बच्चन कौर योजना में शामिल हो सकता है और जानबूझकर पुलिस को एक आंशिक कहानी प्रदान करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इससे सरबजीत को गहरा नुकसान पहुंचा क्योंकि वह वास्तव में सोजीत के लिए न्याय मांगने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने शहर के हर कोने में सोजीत के गायब होने के बारे में पोस्टर लगाए और उसके बारे में किसी भी जानकारी के लिए 10,000 पाउंड का इनाम दिया गया। इसके बावजूद कई साल बीतते हुए पुलिस तक पहुंचे बिना वृद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, सुरजीत के गायब होने के बाद से सारबजीत अटवाल परिवार में लगातार भय में रहते थे। नतीजतन 2004 में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण सरबजीत को आतंक का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जब सरबजीत अस्पताल में ठीक होने पर उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर ओथवाल परिवार से सभी संबंध काट देगी। इसलिए जब सरबजीत को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई तो वह सीधे अपने पिता सेवाबांत के घर गई, जहां उसने उन्हें उस बैठक के बारे में बताया जिसमें सुरजीत को मारने की योजना बनाई गई थी। यह कहानी सुनकर सेवाबांत ने अपनी बेटी सारबजीत से पुलिस जाकर बयान देने को कहा। सारबजीत ने साहस दिखाते हुए पुलिस स्टेशन जाकर पूरी घटना सुनाई। हालांकि जब पुलिस ने 2005 में मामला फिर से खोला और अटवाल परिवार से फिर से पूछताछ शुरू की तो सारबजीत और उसके पिता को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। जासूस मुख्य निरीक्षक क्लाइव ड्रिस्कॉल के नेतृत्व में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कुछ अधिकारी साक्ष्य एकत्र करने और मामले में संदिग्धों का साक्षात्कार करने के लिए 10 दिनों के लिए भारत गए थे। पुलिस ने जटिल जांच के बाद बच्चन कौर को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। ओथवाल और सरबजीत के पति हरदेव सिंह की 3 नवंबर 2005 को हत्या हुई। अगस्त 2006 तक यह साबित हो गया था कि बच्चन कौर और सुखदेव सिंह ने सुरजीत कौर की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि जब हत्या की पूरी कहानी सामने आई तो सभी हैरान रह गए।
भारत पहुंचने के बाद बच्चन कौर और सुरजीत को दर्शन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उठाया, जो बच्चन कौर के भाई थे। इसके बाद 5 और 6 दिसंबर को सुरजीत और बजरंग ने पंजाब में 2 शादियों में भाग लिया। कुछ दिनों बाद सुरजीत शॉपिंग जाना चाहती थीं, इसलिए बच्चन कौर ने उन्हें कुछ पैसे दिए और उनसे कहा कि वे अपने भाई दर्शन सिंह के साथ शॉपिंग करें। बाद में दर्शन सिंह और उनके दोस्त ने अपनी जीप शुरू की और सुरजीत कुछ देर बाद उसमें बैठ गईं जब सुरजीत को प्यास लगी। दर्शन सिंह ने अपने वाहन से उन्हें पानी दिया, लेकिन पानी में ड्रग मिलाया गया था। नतीजतन सोजित बेहोश हो गईं और दर्शन सिंह और उसके साथी ने उन्हें गला दबाकर मार डाला। उसके बाद उन्होंने सुरजीत के सभी गहने निकाले और उनकी लाश को रावी नदी में फेंक दिया, जो आज तक बरामद नहीं हुई है। खैर, मुकदमा 25 अप्रैल 2007 को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में शुरू हुआ और 3 महीने तक चला। सुरजीत ने बच्चन कौर और सुखदेव सिंह के खिलाफ गवाही दी। उसके 3 दिन बाद कोर्ट में दोनों बच्चन कौर और सुखदेव सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब बच्चन कौर को सजा सुनाई गई, उनकी उम्र 70 साल थी, जो उन्हें क्रिमिनल इतिहास में आजीवन कारावास पाने वाली सबसे बूढ़ी महिलाओं में से एक बना देती है। फिर भी 20 साल की सेवा के बाद बच्चन कौर पैरोल के योग्य हो सकते थे और सुखदेव सिंह 27 साल की सेवा के बाद। मार्च 2009 में बच्चन कौर ने अपने दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील की। हालांकि उनकी सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई, लेकिन बढ़ती उम्र और बीमारी के कारण उनकी न्यूनतम सजा को 15 साल कम कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 2022 में बच्चन कौर को जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि दुखद हिस्सा ये है कि सुरजीत कौर के असली हत्यारे भारत में दर्शन सिंह और उसके साथी कभी पकड़े नहीं गए। दूसरी ओर सुरजीत ने अपने पति हरदेव सिंह से तलाक ले लिया और अपने 4 बच्चों के साथ दूसरी जगह चली गईं। इसके अलावा सुरजीत ने अपने और सोजित की कहानी को शेम्ड द हॉनर किलिंग दैट शॉक्ड ब्रिटेन नामक पुस्तक में लिखा। अगर आप सोजित के 2 बच्चों की चिंता करते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि सुखदेव सिंह के गिरफ्तार होने के बाद एक सामाजिक सेवा एजेंसी ने सुरजीत के बच्चों की देखभाल की। अपने अंतिम क्षणों में भी खुशहाल सोजित शॉपिंग का आनंद ले रही थीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कुछ दरिंदे सम्मान के नाम पर हमेशा के लिए उनकी मुस्कान को नष्ट कर देंगे। इसीलिए इसी के साथ सुरजीत कौर अठवाल हॉनर किलिंग केस का अंत यहीं होता है।